नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सूरज बागड़े और मैं सोशल चेन चैनल भी चलाता हूँ, जिसमें से मुझे बुद्धा की जो फिलॉसफी है, बुद्धा का जो टीचिंग है, उसको प्रमोट करने की बहुत तीव्र इच्छा है कि बुद्धा ने कैसे हमें अपनी फिलॉसफी दी और दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं हम, और हमारे सफरिंग का क्या कारण है। हमारी सफरिंग का कारण है अविद्या। तो इस फिलॉसफी को बुद्धा ने इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कैसे लोगों तक पहुंचाया और कैसे कॉमन लोगों को ये अच्छी लगती है, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। और बुद्धिज़्म का मेरा आज तक का एनालिसिस क्या है मेरी स्टडी हुई है बुद्धिज़्म के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। बुद्धिज़्म के ऊपर मैं क्रिटिकली एनालिसिस करूंगा, जिसमें मैं बुद्धिज़्म के ऊपर भी उंगलियां उठाऊंगा, बुद्ध के ऊपर भी उंगलियां उठाऊंगा और बुद्ध की कुछ बातें भी बताऊंगा। तो ये वीडियो होने वाली है बड़ी रोचक। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एज अ यूथ लीडर मैं सूरज बागड़े आपसे विनती करता चाहता हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर हम बनाएंगे तो लोगों तक वो ज्ञान पहुँचेगा। और बुद्ध का यही कहना था कि हमें जिस तरह खाना खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमको, हमारे दिमाग को ज्ञान की भूख होती है। अगर हम ज्ञान लेते नहीं रहेंगे, निरंतर ज्ञान लेते नहीं रहेंगे, तो हमारा जो दिमाग है वो वीक होगा, जैसे हमारा शरीर अन्न के बिना वीक होगा। तो बुद्ध का जो फिलॉसफी है वो कैसी थी, क्या है, कहाँ से उसका उगम हुआ, कहाँ से उसकी स्थापना हुई, ये मैं सब आपको बताऊंगा। तो आज से 2600 साल पहले भारत में बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध ने जिस तरह उनका वो क्रांतिकारी इंसान थे, उनका जो पहला स्टेप था अहिंसा की तरफ, वो अहिंसा के मार्ग से क्रांति करना चाहते थे और क्रांति लोगों के भलाई के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले, जैसे हमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 से लेके 18 तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जितनी भी वॉल्यूम है, उनमें जब हम पढ़ते हैं तो इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है बुद्ध का। और बुद्धा ने इस धम्मा में अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया है कि बुद्ध ने कैसे पहली बार युद्ध को नाकारते हुए खुद के प्राणों की आहुति दी। आहुति नहीं बोल सकते, कि सैक्रिफाइस किया, कि उनको पता था कि एक स्टोरी है प्रचलित कि दो गुटों में लड़ाई हो रही थी पानी को लेके, और बुद्ध के जो गांव के थे, बुद्ध के गांव वाले और दूसरे गांव वालों के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी पानी को लेके, पानी की समस्या को लेके। तो इनके गांव वाले चाहते थे बुद्ध के कि हम उन पे आक्रमण करें और सब मसला हल करें। इन फ्यूचर कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमें पानी का समस्या आनी चाहिए और उनको हम नष्ट करेंगे। तो वो होगा दो गांवों के बीच में युद्ध। तो उसके लिए युद्ध की तैयारी के लिए एक मीटिंग होती है और मीटिंग में बुद्ध को बुलाया जाता है। और बुद्ध यंग थे उस वक्त, तो बुद्ध सैनिक थे, सैनिक के हेड थे। तो उनको मीटिंग में बुलाया गया और देखा गया कि पूछा गया कि आपको युद्ध के लिए तैयारी करनी है, हमें दूसरे गांव के साथ युद्ध करना है। तो बुद्ध ने पूछा कि इसका और कुछ उपाय हो सकता है क्या कोई और मार्ग है क्या इसको सुलझाने का, कि हम पानी को आधा आधा बांट ले, या फिर शांति के मार्ग से हमारा कुछ दूत उनके गांव में भेजे और बातें करके, या फिर किसी की जीव की हानि न होते हुए, युद्ध न होते हुए हम
उसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ दिनों तक चर्चा चली, तो चर्चा से यही हुआ कि हम युद्ध ही करेंगे, पर अगर हमारे खिलाफ अगर कोई जाता है हमारे डिसीजन के खिलाफ, तो उसको, वो किसी भी परिवार का हो, उसको 2 शिक्षाएं मिलेंगी। एक तो प्राणदंड, यानी उसको मार दिया जाएगा, या फिर उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे गण के विरुद्ध गया है। तो बुद्ध ने अपने ही गण के विरुद्ध जाके, अपने ही लोगों के विरुद्ध जाके बोला कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और मैं युद्ध के अपोजिट में हूँ, मैं युद्ध के खिलाफ हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता, युद्ध से हानि होने वाली है, युद्ध हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। उससे अच्छा हम शांति के मार्ग से बातें करके कुछ अपनी राय उनको दे और उनकी राय हम सुने, और कुछ दिमागी तौर पे, कुछ फिलोसॉफिकल तौर पे हम कुछ निकाल ले मार्ग। तो बुद्ध को वहाँ से 2 दंड मिला, फिर वो अपोजिट में चले गए तो उनको 2 दंड मिले। एक तो प्राणदंड कि आपको हम मार दे, दूसरा आप ये गांव देश छोड़ के चले जाइए। तो फिर वो दूसरा जो मार्ग था उनको अच्छा लगा, और वो अपना घरदार छोड़ के उनको जाना पड़ा बाकायदा परमिशन के साथ, क्योंकि जो गण के नियम थे वो उनको मान्य करने ही थे, क्योंकि वो गण उनकी रक्षा, उनके गांव की, उनके परिवार की रक्षा करने वाला था। तो कहते हैं ना कि एक बार अगर किसी ने वचन दे दिया तो वो उसका पालन करता था, तो ये वो वाली परंपरा है। तो फिर वो गांव छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ट्रेडिशनली दिखाया जाता है बुद्ध की स्टोरी में कि कैसे उन्होंने उनको एकदम से वृद्ध दिखा, एक मरा हुआ इंसान दिखा, और बुढ़ापा से उनको दुख हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ट्रेडिशनल है वे कि उस प्रकार से भी बताया जाता है, पर इन फैक्ट रियलिटी वो नहीं है। तो उन्होंने उसके विरुद्ध में, युद्ध के विरुद्ध में जाके पहली बार क्रांति करके एक बीच का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने वहाँ से अपना एरिया, जो गांव था, वो छोड़ दिया, और वो निकल पड़े अपने सवालों के, अपने कुछ सवाल लेके कि क्या है ह्यूमैनिटी, मानवता का क्या उद्देश्य है, क्या मानव इसी प्रकार कार्य करता रहेगा, इसी प्रकार दूसरों को हानि पहुंचाता रहेगा, हमारे जो इमोशंस है, हमारी भावनाएं है, उसका क्या वैल्यू है, क्या अर्थ है, उसमें वो निकलते गए। तो उनको, जैसे हम अगर एक जगह रुकते हैं तो हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर कोई घूमता है अपने सवालों के लेके, और सवालों को सेटिस्फाइड करने के लिए जितनी परिश्रम लेता है, तो वो उस तौर पे वो बुद्ध चले गए, और जैसे जैसे जाते थे तो उनको बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े फिलोसोफर मिलते गए, और उनसे वो ज्ञान लेते गए। 29 साल के एज में वो घर से निकले। 10 सालों तक उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन किया ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमन वैल्यू के ऊपर, ह्यूमन इमोशन के ऊपर, दुख, सफरिंग, इन सब के ऊपर उन्होंने आकलन किया 10 साल तक। 10 सालों का आकलन में उनके कुछ सवाल थे जो उनको मिले और नहीं भी मिले, फिर भी उन्होंने खुद से एनालिसिस किया, छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया। जैसे उनको कोई बोलता था कि आप मरते दम तक तप कीजिए, तो उन्होंने तप भी किया। अन्न का कुछ कण भी नहीं खाइए, तो उन्होंने वो भी किया। तो उससे तो उनको पता चला कि अन्न अगर नहीं खाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा। तो उनको एक मध्यम मार्ग मिला। जैसे युद्ध से कोई बात हल नहीं हो सकती, बातचीत से होंगी, तो ऐसे एक मध्यम मार्ग मिला कि हमको हमारे शरीर को खाने की बहुत ज़रूरत होती है। ज़्यादा भी खाना हानिकारक है, कम खाना भी हानिकारक है। तो इस प्रकार उनको मध्यम मार्ग मिला, जो मार्ग पे चल के हम जो प्रकृति का बैलेंस है उसको साध सकते हैं। उन्होंने वो मार्ग ढूंढा। उनकी फिलोसॉफिकल लेवल इतना बढ़ चुका था 10 सालों में कि उनको लगा कि मेरे सवालों का मैंने जवाब तो ढूंढ लिया, अब क्या यही सवाल दूसरों के मन में भी होंगे। उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना चालू किया कि ऐसे मेरे जैसे, जिसको बोलते हैं कि मैं ज्ञान जो था मैंने अर्जित कर लिया।
तो वो ढूंढते गए, लोग मिलते गए, और इस तरह उन्होंने पहले संघ का स्थापना किया। जैसे उनका पहला मंत्र है त्रिशरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 पारमिता। उसके बाद है त्रिपिटक, जो बुद्धिज़्म का व्यापक एक डायमेंशन है, एक दायरा है बुद्धिज़्म का। तो मेरा वीडियो का टॉपिक यही था कि मैं बुद्ध का ये जो बताया है स्टोरी, जो मेरा पढ़ाई में आया है बाबा साहेब अम्बेडकर की वॉल्यूम 1 से लेके जो 20 तक है, उनमें कहीं ना कहीं इसका उल्लेख मिलता ही है कि कैसे ये बुद्धिज़्म भारत का ही है, और भारत से ही इसका एक वक्त में पूरा नायनाट हो गया था, यानी पूरा एबॉलिश हो गया था, और फिर से कैसे ये बिल्ड हुआ है, और किस तरह बुद्धिज़्म भारत से आया है, और बुद्धिज़्म की क्या व्याख्या हो सकती है, बुद्धिज़्म को किस तरह देखना चाहिए भारत के लोगों ने, ये सब मैं आपके आगे प्रस्तुत करने वाला हूँ। जैसे मेरा क्रिटिकल एनालिसिस है कि आजकल के जो बुद्धिज़्म है, तो उसमें थेरवाद से लेके महायान, वज्रयान, तंत्रयान, इस प्रकार के शाखाएं निर्माण हुई है। तो पहली शाखा जो थी बुद्ध की, जो बुद्ध ने खुद से इस्टेब्लिश की थी, वो थी उसको कोई तब नाम नहीं था, उनका संघ था, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध को लगा कि मेरे को मेरा ज्ञान लोगों तक देना चाहिए, जैसे वो पहले बुद्ध हुए, फिर उनको साम्यक संबुद्ध होना पड़ा, उनको थोड़ा नीचे आना पड़ा, और नीचे आके लोगों को वो ज्ञान देना पड़ा, और लोगों को ज्ञान देने के लिए उनको ऐसे लोग ढूंढने पड़े जो संघ में उनका ज्ञान और उनकी बातें सामान्य लोगों तक पहुंचा सके, जो आज हम उनको संघ बोलते हैं। तो वो संघ बुद्ध ने स्थापन किया सबसे पहले, इंटेलेक्चुअल लोगों का, बौद्धिक लोगों का। फिर आगे बढ़ता गया कारवा, 1 से 2, 2 से 3 होते गए, साल बीतते गए, बुद्ध की बातें लोगों को पसंद आती गई, और लोग उसको फॉलो करते गए। बहुत से लोग बुद्धिज़्म में परिवर्तित संघ में आते गए। जैसे ये कारवा चलते गया 300 साल तक। 300 साल में बुद्धिज़्म अपना धीरे धीरे दायरा बढ़ा रहा था। और फिर जब सम्राट अशोक जैसा राजा भारत में आता है, जो बहुत महत्वाकांक्षी राजा था, जिन्होंने पूरे विशाल भारत पे कब्जा किया, जहाँ तक सीमाएं, जहाँ तक आंखें दौड़ती थी ज़मीन पे, उनका राज था, और वो चाहते थे कि मेरा राज हो। तो एक दिन वो कलिंग युद्ध के लिए उतरे मैदान में, और आखिरी का ही राज्य था जो जीत नहीं पा रहे थे। तो उसको जीतने के लिए जो कत्लेआम हुआ, तो उसका इफ़ेक्ट सम्राट अशोक पे ऐसा पड़ा कि एक कहानी है, बोलते तथाकथित कहानी, कि सम्राट अशोक जब रन में थे तो एक आदमी को वो पानी पिलाने गए, धूप थी चिलचिलाती हुई, पानी पिलाने जब रन में, समझ लो 10-12 दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम देखने जाते हैं कि हमने क्या जीता, तो वो देखने गए तो वहाँ पे एक अधकटी लाश पड़ी थी जो पानी के लिए बिलग रही थी। तो सम्राट अशोक ने चाहा कि ना इसके हाथ है ना इसके पैर कट चुके हैं, तो इसको पानी पिला दिया जाए। तो सम्राट अशोक ने पानी पिलाने की कोशिश की, तो उस आदमी ने पूछा कि श्रीमान आप कौन हो? तो सम्राट अशोक ने कहा कि मैं अशोक हूँ, प्रियदर्शी अशोक। तो उस आदमी ने पानी पीने से मना किया, और सम्राट अशोक के हाथ पे दम तोड़ दिया, और कहा कि इस सब का दुष्ट, इस सब का जो जिम्मेदार है वो तू है। तो सम्राट अशोक को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ, मेरे महत्वाकांक्षा की वजह से ये हुआ है, मैं भी इंसान वो भी इंसान, पर मेरे कुछ पावर से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और मेरी महत्वाकांक्षा की वजह से मैंने कितने की बलि ली है, तो इसका पश्चाताप कैसे किया जाए। तभी कुछ बौद्ध भिक्षु जो लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को पट्टियाँ बांध रहे थे, लोगों को मदद करके पानी पिला रहे थे, जिनके जो बचे हुए उनको सांत्वना दे रहे थे, तो उनके पास गए कि आप कौन हो श्रीमान? तो अशोक ने कहा कि आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं, और आपका क्या वास्ता है? तो उन्होंने कहा हम इंसानियत के नाते हम मदद कर रहे हैं, जो कुछ हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, पर हम होने वाला है उसे बदल सकते हैं हमारे अच्छे कर्मों के वजह से। तो वो बात सम्राट अशोक को बहुत अच्छी लगी, और सम्राट अशोक को उन्होंने कहा कि आपके दुख का कारण हमको पता है, आपकी महत्वाकांक्षा। बुद्ध जैसे कहते हैं कि बोलते हैं कि आप 100 लड़ाई जीत लो, पर आपकी महत्वाकांक्षा को नहीं जीत पाए तो व्यर्थ है।
आपकी महत्वाकांक्षा कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। 100 के बाद 200 की बात आएंगी, 200 के बाद 300 की बात आएंगी। फिर ये पृथ्वी इतनी बड़ी अफाट है, इसका कोई अंत नहीं है अपनी महत्वाकांक्षा। उससे अच्छा हम खुद को ही जीत लो। तो वो बात सम्राट अशोक को अच्छी लगी और सम्राट अशोक ने चाहा कि वो क्या मार्ग है जो मुझे नहीं पता है और मैं चाहता हूँ कि वो मार्ग मुझे पता चले। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी तलवार रण में छोड़ी और बौद्ध भिक्षु से वो दीक्षा लेते हैं पहली बार कि मुझे भी बताइए खुद को जीतने का तरीका क्या है। और उस तरह उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्शन किया। उन्होंने बुद्धिज़्म की स्टडी की 10 साल। उसके बाद उनको लगा कि ये बुद्धिज़्म जो है मानवता के लिए सुखकर वैचारिक बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज मुझे अच्छी लगी है तो लोगों तक कैसे पहुंचे। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सब अध्ययन किया बुद्धिज़्म का 10 साल तक, उससे भी ऊपर। और उन्होंने चाहा कि ये बुद्धिज़्म हमें लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए ताकि सबको पता चले और जो केओस है, जो दर्द है, जो हमारी दुख है, उसको हम कम करें इंसानियत के नाते। फिर उन्होंने जैसे त्रिपिटक में 84,000 सूक्त है, उसका बेस लेके पूरे भारत में 84,000 विद्यालय, मठ, स्तूप बनाए और उससे वो बुद्धिज़्म का प्रचार करते। बुद्धिज़्म को एज ए शिक्षण, एज ए एजुकेशन वहाँ से शुरुआत हुई सम्राट अशोक के बाद। फिर सम्राट अशोक ने देखा कि बुद्ध की कुछ बातें जो तार्किक नहीं है, जो तात्विक नहीं है, जो कुछ चीज़ों में यानी वो साबित नहीं होती कि यही बुद्ध की बातें है क्या, उसमें कुछ मिलावट दिखी। तो उन्होंने एक मीटिंग बनाई, मीटिंग बोल सकते हम जिसको संगति बोलते हैं बुद्धिज़्म में। तो वो संगति बनाई जो सम्राट अशोक ने पहली बार। तो उसमें 300 से ज़्यादा अरहंत भिक्षु, जो अरहंत लोग होते हैं बुद्धिज़्म में, वो फुल्ली अवेकन बोलते हैं उनको, कि हाँ उनको बहुत सी चीज़ें पता होती है। उनको बुलाया, उनमें भी चर्चा की, वाद विवाद किए और उसमें से जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म है उसका छटनी की। और बाकी जो बचे कुछ लोग थे, ऐसे करते करते उन्होंने 3 संगति भराई और उनमें कुछ लोगों के मतभेद सामने आए। बुद्धिज़्म के साथ उनका मतभेद था, तो ऐसे करके वो मतभेद वाले अलग हो गए और ये जो बुद्धिज़्म वाले, जो बुद्ध के विचारों पे चलने वाले लोग थे, वो अलग हो गए। तो इस तरह वहाँ से बुद्धिज़्म के 2 अंग तैयार हो गए। एक था हीनयान जो बुद्ध का ओरिजिनल विचारों पे चलने वाला है, और दूसरा था महायान जो बुद्ध के ही विचारों के ऊपर चलने वाला पर नया तत्वज्ञान लेके आता है। जैसे बुद्ध ने बोला है कि मेरे विचार जो है कुछ परिस्थिति के हिसाब से वो चेंज होंगे, कुछ परिस्थिति के हिसाब से इंसान अपने हिसाब से उसको सुख के लिए, दुख से मुक्ति के लिए उसको बदल सकता है। ये कुछ रिजिड यानी ऐसे घट्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि यही रहेगा यही रहेगा। तो उस हिसाब से ये जो महायान पंथ का निर्माण हुआ बुद्ध के 300-400 साल बाद, जो सम्राट अशोक के इनिशिएटिव के वजह से वहाँ पे हुआ। तो हीनयान और महायान ऐसे 2 पंथ निर्माण हुए। हीनयान पंथ में एजुकेशन था, जिसमें एजुकेशन लिया जाता था, बुद्धिस्ट एजुकेशन दिया जाता था। और महायान पंथ में जो था वो कुछ ऐसी बातें थी जो नई थी, नए हिसाब से उनको ढाला गया था। फिर ऐसे करके 2 पंथ चलते गए बुद्धिज़्म के। फिर उसके बाद भी इन दोनों पंथों में से भी वज्रयान पंथ निर्माण हुआ। फिर उसके कुछ सालों बाद कुछ नए उसमें भर आती गई, तो उसमें भी डिवीज़न हुआ, तंत्रयान तैयार हुआ। जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, ऐसे यान तैयार होते गए। और बुद्ध की कुछ बेसिक बातें तो थी, तो ये कालानुरूप यानी परिस्थिति के हिसाब से वो चलता गया। तो इस प्रकार बुद्धिज़्म के पार्ट बनते गए।
ये तो बातें थी बुद्धिज़्म के कुछ क्रिटिकल ये बातें थी बुद्धिज़्म की कि कैसे बुद्धिज़्म इवॉल्व हुआ। अब इसमें क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, क्रिटिकली एनालिसिस की, जैसे बुद्धिज़्म आज हम देखते हैं नागपुर में जो बाबा साहेब ने उसकी स्थापना की है 1956 के बाद, और उनके वैल्यूम से भी पढ़ने को मिलता है, बुद्धा ने धम्मा से भी मिलता है। और जो बुद्धिज़्म लेह लद्दाख भूटान चाइना की तरफ गया है, उनमें और आज के जो बुद्धिज़्म में कितना फ़र्क दिखता है। उनके बुद्धिज़्म में क्या होता है कि वो जो देवियाँ होती है, डेटीज़ होती है, उनकी पूजाएं करते हैं, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। बुद्ध के जो ओरिजिनल हीनयान का जो प्रभाव था उसमें मूर्ति पूजा को कहीं पे भी स्थान नहीं दिया गया, और बुद्ध ने भी इसका खुल के विरोध किया था। पर महायान पंथ के बाद जब तंत्रयान पंथ आया, वज्रयान पंथ आया, उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापन करना चालू किया और लोगों को सिंबल ऑफ पीस के तरह वो बुद्ध की मूर्ति को देखते थे। जैसे जैसे इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता गया तो फिर नए नए कॉन्सेप्ट आए, बोधिसत्व जैसे महासत्व, डेटीज, तारा, ऐसे महाचक्र बोलते उसमें, और फिर भवचक्र। इस तरह कहानियों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से लोगों को वो बातें बताया करते थे। पर उसका प्रॉपर ज्ञान नहीं होने के कारण आज हमें वो चीज़ें किसी तरह भी उसको फैंटेसाइज करके परोसी जाती है। जैसे बुद्ध के जो फिलॉसफी वो त्रिपिटक में है, उसको अगर हमको साधारण लोगों को बताना है तो गाथा के रूप में, सिंबल के रूप में बताया जाता है। तो उसको अगर प्रॉपर बताने वाला नहीं रहा, जैसे ट्रेंड भिक्षु नहीं रहा, तो उसका वो फिलॉसफी का वो दूर प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर। लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उससे वो विचलित होगा, वो फिलॉसफी कहीं विचलित होगी। मैंने वही विचलन हमारे जो भूटान और लेह लद्दाख में जो भी बुद्धिज़्म गया है उनमें दिखती है वो कुछ ड्रॉबैक्स कि वो कैसे बुद्ध की मूर्ति को इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको वो कहीं लैक करते हैं, बुद्ध की फिलॉसफी को। वो भी देखा है मैंने। जैसे अभी हमारे दलाई लामा है, बुद्ध ने खुद कहा था कि संघ का कोई लीडर नहीं होगा, संघ ही लीडर होगा। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है तिब्बत में कि वो एक लामा चुनते हैं, एक लीडर चुनते हैं बुद्धिज़्म का, जो कि बुद्धिज़्म के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से अलग है। दूसरा, मूर्ति पूजा को बुद्ध ने मना किया था, जो हीनयान है। और महायान जब आया उसके बाद जो भी पंथ आया उन्होंने मूर्ति पूजा चालू कर दी। तो इससे लोगों में भक्ति करने का प्रचार ज़्यादा हुआ, ना कि क्रिटिकल एनालिसिस करके। जैसे बुद्ध ने कहा था कि आस्क क्वेश्चन, आपको सवाल पूछते रहना चाहिए कि क्यों हुआ। किसी भी चीज़ के पीछे कारण होता है, वो कारण के पीछे आपको जाना चाहिए। अगर नहीं जाओगे तो आप फॉलोवर हो, अगर कुछ ढूंढते हो तो आप लीडर हो, आप लीड करते हो आपकी लाइफ को। इनलाइटमेंट होने की प्रक्रिया है वो। तो उससे थोड़ा सा दूर जाते हुए, परंतु लोगों ने ही इसे इवॉल्व किया है। लोगों के हिसाब से ये बुद्धिज़्म ढलने वाला है। बुद्धिज़्म, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे आजकल के जो धर्म है उस हिसाब से। बुद्धिज़्म एक विज्ञान है, एक फिलॉसफी है, बुद्ध की फिलॉसफी है। जैसे एजुकेशन बोलते हैं ना, एजुकेशन में फिलॉसफी का एक लेवल होता है, वो फिलॉसफी है। उसको हम बांध के नहीं रख सकते कि हाँ यही बुद्धिज़्म है, इसी प्रकार ही बुद्धिज़्म रहेगा। लोगों के हिसाब से ढलने वाली चीज़ है ये, परंतु इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे बुद्ध का पंचशील हो गया, त्रिशरण हो गया, अष्टांग मार्ग हो गया, ये दुख मुक्ति का कारण है। बुद्ध की जो तत्वज्ञानिक बातें की, अगर जिसमें कुछ भी तत्व है तो वो बुद्ध की बातें हो सकती है। कोई तर्क है तो बातें हो सकती है। बिना तर्क के, बिना सबूत के बुद्ध किसी भी चीज़ को मानने से मना करते हैं। तो इस तरह बुद्धिज़्म के ऊपर मुझे कुछ सवाल थे, जो इन्होंने कैसे बुद्धिज़्म को अलग तौर पे स्वीकार करना चालू किया। इससे क्या हमारे बुद्धिज़्म का प्रभाव लोगों के ऊपर कैसे पड़ेगा। पर फिर मैंने और सोचा कि ये स्टोरियाँ
जो हम आर्ट फॉर्म देखते हैं उस माध्यम से जो टीचर्स थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, वो उनको उस फॉर्म में बच्चों को सिखाया करते थे इस तरह। और जिस प्रकार छोटेपन से ही हम बुद्धिज़्म को समझेंगे तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार बुद्धिज़्म का क्रिटिकल बोल सकते टीकात्मक मैंने टीकार्थिक विश्लेषण किया है।